तो हम लोग अभी आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट डिस्कस किए थे कि अगर अमीनो एसिड का आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट क्या होता है, उसका कैलकुलेशन कैसे करते हैं। अगर मोर देन NH2 ग्रुप दिया रहता है देन द COOH, या तो मोर COOH ग्रुप दिया रहता है NH2 से, उसका हम लोग कैलकुलेशन कर लिया है। अब हम लोग जो करेंगे दैट इज प्रिपरेशन ऑफ अमीनो एसिड। अब जो अमीनो एसिड है उसको लैब में हम लोग कैसे प्रिपरेशन कर सकते हैं, तो अब लिखो प्रिपरेशन ऑफ अमीनो एसिड। पहले क्या लिखना, गैब्रियल थैलिमाइड सिंथेसिस। कौन सा रिएक्शन पहले ना, गैब्रियल थैलिमाइड सिंथेसिस। तो लिखना गैब्रियल थैलिमाइड सिंथेसिस। गैब्रियल थैलिमाइड सिंथेसिस में क्या होता है, थैलिमाइड, जो थैलिमाइड होता है उसको हम लोग पहले रिएक्शन करेंगे KOH के साथ, फिर क्या होगा वहां पे एक सॉल्ट बनेगा। तो यहां पे लिखना एक चीज कि व्हेन थैलिमाइड इज ट्रीटेड विथ अल्फा हैलो एस्टर, when thalidomide is treated with alpha halo ester in presence of base like KOH, followed by hydrolysis gives corresponding amino acid, तो क्या है, पहले हम लोग यहाँ पे थैलिमाइड ले लेंगे। थैलिमाइड क्या है, थैलिक एसिड जो होता है उसका एमाइड, थैलिक एसिड जो होता है उसका क्या होता है, एमाइड। ये हमारा क्या हो गया, थैलिमाइड। ये हमारा क्या हो गया, थैलिमाइड। ठीक है ना। अगर इसको हम लोग यहाँ पे क्या देते हैं, KOH। KOH क्या होता है, बेस होता है। KOH क्या है ना, बेस है। तो KOH अगर बेस है और यहाँ पे क्या है, दिस हाइड्रोजन इज एसिडिक, दिस हाइड्रोजन क्या है, एसिडिक है, क्योंकि इसका जो कंजुगेट बेस बनेगा N- वो क्या होगा, काफी स्टेबल होगा, इधर इधर रेजोनेंस कर जाएगा, माइनस इस कीटो ग्रुप के रेजोनेंस कर जाएगा, ये यहाँ पे माइनस आएगा, ये इस कीटो ग्रुप क्या करेगा, रेजोनेंस करेगा। तो इसका जो कंजुगेट बेस है काफी स्टेबल होगा, इसीलिए ये हाइड्रोजन क्या है, एसिडिक है। तो OH- यहाँ पे जो है, OH- जो है यहाँ से हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा और N के ऊपर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे N- और यहाँ पे क्या हो जाएगा, K+, N- और यहाँ पे K+। फिर यहाँ पे क्या आएगा तुम्हारा, अल्फा हेलो एस्टर। तो यहाँ पे अल्फा क्लोरो एस्टर ले लो, Cl, यहाँ पे CHR, और यहाँ पे COOET, क्या ले लिया, COOET, अल्फा हेलो एस्टर ले लिया। अब यहाँ पे क्या करेगा, N- जो है ये क्या करेगा, यहाँ पे अटैक करेगा, यहाँ से Cl निकल जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा, Cl निकल जाएगा, Cl-। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो, तो यहाँ पे हो जाएगा COO, यहाँ पे क्या हो जाएगा, N, यहाँ पे क्या हो जाएगा, CHR, और यहाँ पे COOET, ये बन जाएगा। इसके बाद अब देखो हमको चाहिए अमीनो एसिड, मतलब NH2 यहाँ पे चाहिए, यहाँ पे COOH चाहिए। अगर हम लोग हाइड्रोलिसिस कर देते हैं, एसिडिक हाइड्रोलिसिस या बेसिक हाइड्रोलिसिस जो भी कर देते हैं, तो ये एस्टर क्या हो जाएगा, हाइड्रोलिसिस होके ये वाला पोर्शन एसिड बन जाएगा और इधर वाला पोर्शन अल्कोहल बन जाएगा। और यहाँ पे हाइड्रोलिसिस होगा तो क्या होगा, इधर वाला पोर्शन थैलिक एसिड बन जाएगा और यहाँ पे NH2 बन जाएगा। तो यहाँ पे COOH, यहाँ पे NH2 बन गया मेरा अमीनो एसिड। इसीलिए यहाँ पे क्या करना होगा, अब तुमको यहाँ पे एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करना होगा, HCl। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे हो जाएगा NH2 CHR, यहाँ पे COOH प्लस यहाँ पे ETOH बन जाएगा, प्लस यहाँ पे क्या बन जाएगा, थैलिक एसिड, प्लस यहाँ पे क्या बन जाएगा, थैलिक एसिड। ये हमारा क्या हो गया, अमीनो एसिड हो गया। ये हमारा क्या हो गया, अमीनो एसिड। तो हमको अमीनो एसिड मिल गया। अब तुमको ग्लाइसिन चाहिए तो R की जगह H कर देना, यहाँ पे R की जगह क्या कर देना, H कर देना। अगर यहाँ पे R ग्रुप चेंज करके हम लोग जो हमको अमीनो एसिड चाहिए वो हम लोग बना सकते हैं, ठीक है ना, खाली R ग्रुप को चेंज करके। ये हमारा क्या हो गया, थैलिक एसिड। क्या हो गया ये, थैलिक एसिड।
तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस। कौन सा? गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस जो है काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट लिखो, बाय डायरेक्ट एमिनेशन ऑफ अल्फा हेलो एसिड, बाय डायरेक्ट एमिनेशन ऑफ अल्फा हेलो एसिड। पहले इसको नोट डाउन कर लो, ठीक है ना, पॉज करके नोट डाउन कर लेना इसको। नेक्स्ट जो है लिखना, नेक्स्ट लिखना इसमें कि बाय डायरेक्ट एमिनेशन ऑफ अल्फा हेलो एसिड, बाय डायरेक्ट एमिनेशन ऑफ अल्फा हेलो एसिड। दो पार्ट कर लेते हैं इसको। सेकंड, बाय डायरेक्ट एमिनेशन ऑफ अल्फा हेलो एसिड, ऑफ अल्फा हेलो एसिड, ठीक है ना। तो अगर हम लोग एक अल्फा हेलो एसिड ले लेते हैं यहाँ पे, मान लो यहाँ पे ले लेते हैं RCH, यहाँ पे Br, और यहाँ पे क्या ले लेते हैं COOH, ठीक है ना, ये ले लिया। अगर हम यहाँ पे NH3 ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं NH3, एमोनिया ले लेते हैं, एक्सेस में ले लिया। तो एमोनिया तो सब लोग हम लोग जानते हैं, एमोनिया क्या है, बेस है, और ये क्या है, एसिड है। तो पहले तो यहाँ पे क्या बना लेगा, 1 मोल NH3 1 मोल एसिड रिएक्शन करके पहले तो सॉल्ट बना लेगा। क्या बना लेगा, सॉल्ट बना लेगा, RCH COO माइनस NH4 प्लस, पहले तो ये बन जाएगा NH4 प्लस। अब जो एक्सेस NH3 है वो क्या करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह भी काम करेगा। NH3 यहाँ पे अटैक करेगा, ऐसे यहाँ पे अटैक करेगा, और यहाँ से Br को भी निकाल देगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, NH2 बन जाएगा। यहाँ पे क्या बन जाएगा, NH2 भी बन जाएगा तुम्हारा। अब क्या है, ये तो सॉल्ट बना है, अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हाइड्रोलिसिस कर देंगे H3O प्लस देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, RCH NH2, और यहाँ पे COOH बन जाएगा। तो ये भी हम लोग इस मेथड से भी हम लोग एमिनो एसिड बना सकते हैं। अब बताते हैं कि ये वाला कैसे बनाएंगे। ये जो अल्फा ब्रोमो एसिड, ये क्या है, अल्फा ब्रोमो एसिड, ये कैसे बनाएंगे। एक हम लोग कार्बोनिल में रिएक्शन पढ़ा था कि HVZ रिएक्शन, हेल वोलार्ड जेलेनेस्की रिएक्शन, उस रिएक्शन से हम लोग इसको बना सकते हैं कि अगर हम लोग यहाँ पे ले लिया RCH2, यहाँ पे COOH, यहाँ पे रेड फास्फोरस प्लस Br2 दे देते हैं, रेड फास्फोरस प्लस Br2 दे देते हैं, तो ये वाला बन जाएगा। कौन सा रिएक्शन है ये, HVZ रिएक्शन, हेल वोलार्ड जेलेनेस्की रिएक्शन। नेम रिएक्शन में हम लोग करते हैं मतलब नेम रिएक्शन में हम लोग ये करे थे कि इस एसिड से अल्फा कार्बन जो है, ये जो अल्फा कार्बन है, इस अल्फा कार्बन में क्या हो जाएगा, ब्रोमीन लग जाएगा। अल्फा कार्बन में क्या लग जाएगा, ब्रोमीन लग जाएगा। तो ये भी एक मेथड है, क्या है ना, एमिनो एसिड बनाने का। सेकंड मेथड हो गया ये। थर्ड मेथड क्या लिखना, स्ट्रिकार सिंथेसिस। थर्ड मेथड क्या लिखना, स्ट्रिकार सिंथेसिस, स्ट्रिकार सिंथेसिस, स्ट्रिकार सिंथेसिस, स्ट्रिकार सिंथेसिस। स्ट्रिकार सिंथेसिस क्या है लिखना, इन दिस रिएक्शन generally aldehyde is treated with mixture of NH4Cl and KCN, mixture of NH4Cl and KCN in aqua solution, NH4Cl and KCN in aqua solution, which forms NH3 and HCN, react with aldehyde to form alpha amino acid, कैसे है। तो यहाँ पे पहले क्या बोल रहा है, स्ट्रिकार सिंथेसिस में पहले हम लोग NH4Cl और KCN को मिक्स करते हैं, रिएक्शन में मिक्सचर में लेते हैं NH4Cl प्लस KCN। तो ये क्या बनाता है ना, ये बनाता है NH3 प्लस HCN, हाइड्रोजन साइनाइड प्लस KCl, ये पहले बनेगा। NH4Cl और पोटेशियम साइनाइड को मिक्सर लेते हैं तो पहले हमारा ये बनेगा, अमोनिया प्लस HCN बनेगा।
अब ये क्या करेगा, एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करेगा। जैसे अगर हम लोग यहाँ पे RCHO ले लेते हैं, एल्डिहाइड हमारा, इसके साथ NH3 का रिएक्शन हम लोग पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं ना, यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल निकाल जाते हैं, क्या बनता है, वाटर मॉलिक्यूल निकाल जाते हैं और यहाँ पे इमीन बनते हैं, क्या बनता है, इमीन बनते हैं, क्या बनते हैं, इमीन। ये हम लोग कार्बोनिल में पढ़ा है। ये हमारा क्या है, एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड है। यहाँ से इसका 2 हाइड्रोजन और इसका ऑक्सीजन H2O के निकल जाते हैं और ये क्या बनता है, इमीन, क्या बनता है, इमीन, ये बनता है। ये हम लोग कार्बोनिल में पढ़े थे, ठीक है ना, इमीन बनता है। फिर उसके बाद जो HCN है उसका साइनाइड क्या करता है, यहाँ पे रिएक्शन करता है। कि अगर यहाँ पे मान लो ये जो HCN है तो यहाँ पे जो साइनाइड है CN- ये क्या करेगा, यहाँ पे अटैक करेगा और यहाँ पे तुम्हारा बन जाएगा RCHNH- और यहाँ पे क्या हो गया, CN, क्या बन गया, CN बन गया। इसके बाद क्या होगा ना, NH- अनस्टेबल है और एक्वा सॉल्यूशन में रिएक्शन कर रहे हैं, तो वहाँ पे क्या होगा, वाटर भी होगा, वो वाटर से प्रोटॉन लेके यहाँ पे क्या बन जाएगा, NH2 बना लेगा, क्या बना लेगा, NH2, CN बन गया। अब इसको क्या करेंगे, हाइड्रोलाइसिस करेंगे, H3O+ देके हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, RCHNH2। साइनाइड को हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो क्या होता है, COOH। कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस करते हैं, कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस तो क्या होता है, COOH, एसिड बना देता है। पार्शियल हाइड्रोलाइसिस करने से एमाइड बनता है, ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। अब ये NH2 COOH क्या होगा, ज्यूटारायनिक फॉर्म में भी रह जाएगा, क्या हो जाएगा, ज्यूटारायनिक फॉर्म में भी रह सकते हैं। ये तो ऐसे ही लिख देना, ये भी सही है। तो ये क्या हो गया, स्ट्रिकार सिंथेसिस। स्ट्रिकार सिंथेसिस तो क्वेश्चन आ सकते हैं कि स्ट्रिकार सिंथेसिस में कौन सा रिएजेंट यूज करते हैं ना, हम लोग यूज करते हैं एल्डिहाइड और मिक्सचर ऑफ अमोनियम क्लोराइड एंड पोटासियम साइनाइड। ये क्या हो गया, स्ट्रिकार सिंथेसिस। नेक्स्ट और एक रिएक्शन लिखो, प्रिपरेशन ऑफ अमीनो एसिड ना, कूप सिंथेसिस। कूप सिंथेसिस ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। ऐसे तो बहुत सारे मेथड है बट हम लोग सब नहीं कर सकते हैं, सारे अमीनो एसिड का प्रिपरेशन हम लोग यहाँ पे नहीं कर सकते हैं। जो जो इंपॉर्टेंट है और जो आसान है वो हम लोग करेंगे। नेक्स्ट क्या है, कूप सिंथेसिस। कूप सिंथेसिस यहां पे लिखना कि अल्फा कीटो एसिड ऑन ट्रीटमेंट विथ alpha keto acid on treatment with ammonia, in presence of reducing agent yield alpha amino acids. Reaction takes place through imine intermediate. तो यहां पे क्या है, अल्फा कीटो एसिड। तो देखो यहां पे अगर हम लोग ले लिया RC+O, यहां पे क्या ले लिया, COOH, क्या ले लिया, COOH। तो ये देखो ये एसिड की ये अल्फा पोजीशन पे है, तो अल्फा पोजीशन पे कौन सा ग्रुप है, कीटो ग्रुप है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अल्फा कीटो एसिड। अब बताओ इसके साथ अगर अमोनिया के साथ रिएक्शन करेंगे, एक्सेस अमोनिया के साथ रिएक्शन करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा तुम्हारा, यहाँ पे हो जाएगा कि CH3 यहाँ पे इमीन बन जाएगा, इमीन बन जाएगा। और यहाँ पे COOH क्या बन गया, यहाँ पे इमीन बन गया, ठीक है ना। अल्फा इमीनो एसिड, इसका ये इंटरमीडिएट क्या है, अल्फा इमीनो एसिड। अल्फा, ये देखो अल्फा कार्बन में क्या बना, इमीन बना, CNH को ग्रुप क्या बोलता है, इमीन, ठीक है ना। NH2 ग्रुप को एमीन, C+NH को इमीन और C+N को क्या बोलते हैं, चाउमीन, नहीं साइनाइड। C+N को क्या बोलते हैं, साइनाइड। तो एमीन, इमीन, साइनाइड। तो अल्फा इमीनो एसिड। फिर यहाँ पे क्या करते हैं, H2PD से इसको रिड्यूस कर देते हैं। तो यहाँ पे CH3 हो गया, यहाँ पे R करना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, RCHNH2 COOH। तो
तो ये हमारा क्या हो गया, अल्फा अमीनो एसिड। क्या हो गया, अल्फा अमीनो एसिड बन गया। तो जनरली और भी बहुत सारे मेथड है, डरपास की सिंथेसिस है, ठीक है ना, कर्टियस रिएक्शन के थ्रू भी हम लोग अमीनो एसिड बना सकते हैं। ऐसे बहुत सारे तो रिएक्शन है, बट यही 3-4 जो मेथड है यही इंपॉर्टेंट है, इसी को देखना। तो ये क्या हो गया, हमारा अमीनो एसिड का क्या हो गया ना, प्रिपरेशन हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, रिएक्शंस ऑफ अमीनो एसिड। अमीनो एसिड का कुछ रिएक्शंस देखेंगे। देखो अमीनो एसिड्स में क्या है, NH2 ग्रुप है और COOH ग्रुप है, दो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। तो कुछ रिएक्शन NH2 ग्रुप के वजह से होगा और कुछ रिएक्शन COOH के ग्रुप के भी वजह से होगा। तो ये हम लोग को देखना है, जो केमिकल रिएक्शन है अमीनो एसिड का, कुछ रिएक्शन NH2 ग्रुप से वजह से हम लोग यहां पे देखेंगे और कुछ रिएक्शन COOH की वजह से भी देखेंगे। तो पहले लिखना यहां पे रिएक्शंस ऑफ अमीनो एसिड्स, रिएक्शंस ऑफ अमीनो एसिड्स, रिएक्शंस ऑफ अमीनो एसिड्स। और अमीनो एसिड्स का जो रिएक्शंस है उनमें से पहले हम लोग NH2 ग्रुप का रिएक्शन करेंगे। किसका रिएक्शन करेंगे, NH2 ग्रुप का। तो यहां पे लिखना रिएक्शंस ऑफ अमीनो एसिड, रिएक्शंस ऑफ अमीनो एसिड। और पहला जो रिएक्शंस है, रिएक्शन ड्यू टू NH2 ग्रुप, रिएक्शन ड्यू टू NH2 ग्रुप, रिएक्शंस ड्यू टू NH2 ग्रुप, NH2 ग्रुप, ठीक है ना, NH2 ग्रुप के वजह से क्या रिएक्शन है वो देखेंगे। तो यहाँ पे हम लोग अमीनो एसिड लिख लेते हैं, कायरल अमीनो एसिड्स, जैसे कि R, यहाँ पे H, यहाँ पे COOH, यहाँ पे NH2, ये अमीनो एसिड लिख लिया। तो जनरल रिएक्शन जो है वही देखेंगे। पहले मान लो हम लोग एक एसिड के साथ रिएक्शन कर रहे हैं। किसके साथ, एसिड के साथ, HBr। HBr क्या है, एसिड है, और NH2 ग्रुप क्या है, तुम्हारा बेस है। तो एसिड बेस रिएक्शन में क्या होता है, सॉल्ट फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे भी सॉल्ट फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, RH, यहाँ पे NH3+, यहाँ पे NH3+, यहाँ पे COOH और Br-, क्या बन जाएगा, सॉल्ट बन जाएगा। और किसके साथ रिएक्शन है ना, मान लो एसिटाइल क्लोराइड, CH3COCl, एसिटाइल क्लोराइड, CH3COCl के साथ रिएक्शन करते हैं। तो यहाँ पे जो NH2 है तो ये क्या होगा, एसाइलेशन हो जाएगा, यहाँ पे COCH3 ग्रुप लग जाएगा, मतलब एमाइड बन जाएगा। यहाँ पे क्या बन जाएगा, एमाइड बन जाएगा। यहाँ पे H, यहाँ पे COOH, ठीक है ना, यहाँ से HCl निकल जाएगा, HCl निकल जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, NHCOCH3, एसाइलेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एसाइलेशन हो जाएगा, एमाइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एमाइड बन जाएगा। एमाइड तो नहीं है, ये क्या हो गया, बेसिकली इमाइड हो गया। क्या हो गया, NHCOC मतलब सेकेंडरी एमाइड, ठीक है ना। नेक्स्ट जो है, आप किसका रिएक्शन करेंगे ना, मान लो NOCl के साथ रिएक्शन करेंगे, NOCl के साथ रिएक्शन करेंगे। तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, Cl लग जाएगा। क्या लग जाएगा, Cl लग जाएगा, NOCl, NOBr, ठीक है ना। इसके साथ रिएक्शन करेंगे NOCl, और NOBr के साथ भी रिएक्शन करते हैं, एक ही साथ कर देता हूँ। यहाँ पे Cl या Br लग जाएगा। तो ये क्या है, ध्यान में रखना, ये क्या है, NH2 ग्रुप के साथ रिएक्शन। और भी रिएक्शन है, और भी करते हैं, जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये सब रिएक्शन, तो ये तुम लोगों को देखना है। ये बेसिकली अमीन ग्रुप का जो रिएक्शन है, हम लोग पिछले चैप्टर में पढ़ के आए हैं, वही सब रिएक्शन यहाँ पे है। नेक्स्ट जो है काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है सनगार्स रिएजेंट के साथ। किसके साथ, सनगार्स रिएजेंट। वो क्या होता है ना, वो होता है 2,4-डाइनाइट्रोफ्लोरोबेंजीन। यहाँ पे फ्लोरीन होता है, यहाँ पे NO2, यहाँ पे NO2। इसका नेम क्या है, लिखो 2,4-डाइनाइट्रोफ्लोरोबेंजीन। इसका नंबरिंग करें अगर 1 2 3 4 5 6, तो इसका नेम क्या हो गया, 2,4-डाइनाइट्रोफ्लोरोबेंजीन, फ्लोरोबेंजीन। इसका क्या होता है, DNFB।
और इसका एक चीज लिखना था, इसको बोलते हैं सेनगार्स रिएजेंट। सेनगार्स रिएजेंट क्या है ये? सेनगार्स रिएजेंट। सेनगार्स रिएजेंट, सेनगार्स रिएजेंट क्या होता है ना? एक सेनगार्स मेथड होता है। सेनगार्स मेथड, जब हम लोग प्रोटीन का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे ना, प्रोटीन में प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, ये सब पढ़ेंगे। प्राइमरी स्ट्रक्चर में क्या होता है? अमीनो एसिड का सीक्वेंस पता चलता है। सीक्वेंस मतलब कि ग्लाइसिन के बाद क्या है, अगर मान लो किसी अमीनो एसिड में कुछ ग्लाइसिन लगा है, ग्लाइसिन के बाद एलानिन लगा है, एलानिन के बाद वैलिन लगा है, तो इसका सीक्वेंस रहता है। अमीनो एसिड के मतलब प्रोटीन के स्ट्रक्चर में एक सीक्वेंस रखता है, इसी को बोलते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर। तो किसके बाद कौन सा अमीनो एसिड के बाद कौन सा अमीनो एसिड है, किसके बाद क्या है, वो पता करने के लिए हम लोग सेनगार्स मेथड यूज करते हैं। क्योंकि इस सेनगार्स रिएजेंट के साथ अमीनो एसिड रिएक्शन कर जाता है। जो पहले एंड ग्रुप में होता है अमीनो एसिड, उसके साथ रिएक्शन कर जाता है। ये हम लोग बाद में देखेंगे, ठीक है ना। तो इसके साथ अमीनो एसिड का रिएक्शन क्या होता है वो देखेंगे, ठीक है ना। कि अमीनो एसिड क्या है? NH2 CHR COOH। तो यहाँ पे क्या होता है? फ्लोरीन निकल जाता है यहाँ पे इन प्रेजेंस ऑफ बेसिक मीडियम। OH माइनस, यहाँ से HF निकल जाता है, तो यहाँ पे बन जाता है तुम्हारा NH CHR COOH NO2, यहाँ पे NO2, ये कंपाउंड बनता है। जो अमीनो एसिड प्रोटीन चेन में सबसे एंड में रहता है, प्रोटीन चेन में क्या होता है? प्रोटीन में एक साइड में एक फ्री NH2 ग्रुप रहेगा और एक साइड में एक COOH ग्रुप रहेगा। तो उसमें से जो सबसे जहां पे NH2 फ्री रहेगा, वो वाला अमीनो एसिड क्या करेगी? सेनगार्स रिएजेंट के साथ रिएक्शन करके अलग हो जाएगा। तो हम लोग ये पता कर सकते हैं कि जो प्रोटीन में जो सबसे लेफ्ट साइड में जो अमीनो एसिड रहता है, जो एंड में एक अमीनो एसिड रहता है, वो कौन सा अमीनो एसिड रहता है, वो सेनगार्स मेथड से पता करते हैं। वो किससे पता करते हैं? सेनगार्स मेथड से। इसीलिए इस रिएजेंट को क्या बोलते हैं? सेनगार्स रिएजेंट। क्या बोलते हैं? सेनगार्स रिएजेंट। और एक रिएक्शन करते हैं कि अगर ग्लाइसिन लेते हैं हम लोग, CH2NH2 COOH, है ना। ये रिएक्शन एडवांस के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। CH2NH2 COOH, और यहाँ पे लेते हैं बेंजोइल क्लोराइड। बेंजोइल क्लोराइड लेते हैं। ये क्या होता है? हमारा ग्लाइसिन। क्या होता है ये? ग्लाइसिन। ये क्या है? बेंजोइल क्लोराइड। बेंजोइल क्लोराइड, बेंजोइल क्लोराइड। तो यहाँ पे क्या रिएक्शन होगा ना? यहाँ पे होगा CH2 COOH NH ठीक है ना। ये बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पे भी क्या होगा? बेंजोइलेशन हो जाएगा। जैसे यहाँ पे क्या हुआ था? एसिटाइलेशन हुआ था, यहाँ पे क्या हो जाएगा? बेंजोइलेशन हो जाएगा। इसका जो कॉमन नेम है दैट इज हिप्यूरिक एसिड। दैट इज हिप्यूरिक एसिड। दैट इज हिप्यूरिक एसिड, ठीक है ना। ये बन जाएगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्या है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। तो ये रिएक्शन ड्यू टू अमीनो ग्रुप, रिएक्शन ड्यू टू अमीनो ग्रुप हो गया। अब हम लोग करेंगे क्या? रिएक्शन ड्यू टू COOH ग्रुप। रिएक्शन ड्यू टू COOH ग्रुप। यहाँ पे लिखना, अब अमीनो एसिड का जो रिएक्शन करना है दैट इज COOH ग्रुप के लिए। रिएक्शन ड्यू टू COOH ग्रुप। COOH ग्रुप के लिए कौन सा रिएक्शन होता है वो हम लोग देखेंगे। देखो, COOH ग्रुप का रिएक्शन हम लोग करा था कि एसिड के साथ अगर अल्कोहल का रिएक्शन करते हैं, एसिड के साथ अगर अल्कोहल का रिएक्शन करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एसिड और बेस, तो वहां पे क्या होता है? एस्टर फॉर्मेशन होता है। क्या फॉर्मेशन होता है? एस्टर फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे भी अगर यहाँ पे अल्कोहल दे दिया और यहाँ पे R डैश कर दिया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? R CH NH2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा? COOR डैश। क्या बन जाएगा? एस्टर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? एस्टर। एस्टर बन जाएगा। सेकेंड रिएक्शन लिखना इसमें कि अगर सोडा लाइम से हीट करते हैं, NaOH CaO, सोडा लाइम, पता है ना? सोडा लाइम, सोडा लाइम से एसिड को हीट करते हैं तो क्या होता है? डी कार्बोक्सिलेशन होता है, वहां पे CO2 निकल जाएगा।
तो CO2 निकल जाएगा, तो यहाँ पे कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, R H NH2, यहाँ पे और एक H आ जाएगा, ये वाला सोडा लाइम, ये बन जाएगा, ठीक है ना, ये बन जाएगा, सोडा लाइम से हिट करते हैं तो। सेकंड, तीसरा रिएक्शन क्या है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ रिएक्शन करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे COOH, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड क्या है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, वो क्या करेगा, COOH को भी रिड्यूस करके किस में कन्वर्ट कर देगा, अल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा, किस में कन्वर्ट कर देगा, अल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा। तो यहाँ पे H, यहाँ पे CH2OH और यहाँ पे क्या हो जाएगा, NH2, क्या हो जाएगा, NH2, ऐसे ही। और अगर NH3 के साथ हिट करते हैं, NH3 के साथ हिट करते हैं तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, एमाइड बन जाएगा, क्या बन जाएगा, एमाइड बन जाएगा। पहले सॉल्ट बनता है, पहले क्या बनता है, सॉल्ट बनता है, फिर सॉल्ट बनने के बाद एमाइड बन जाएगा, एमाइड बन जाएगा। सो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स रिएक्शंस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है ना। फिर हम लोग देखेंगे आगे क्या हीटिंग इफेक्ट, एमिनो एसिड को अगर हीट करते हैं उससे क्या प्रोडक्ट बनते हैं, वो हम लोग आगे वाले देखेंगे। तो बच्चों हम लोग डिस्कस कर रहे थे जो एमिनो एसिड का प्रिपरेशन और उसका कुछ रिएक्शन, जैसे कि एमिनो एसिड में NH2 और COOH ग्रुप रहता है, तो उसके वजह से जो NH2 ग्रुप के लिए कुछ रिएक्शन होगा, COOH के लिए कुछ रिएक्शन होगा, वो हम लोग डिस्कस किए थे। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ एमिनो एसिड। अगर हम लोग एमिनो एसिड को हीट करते हैं तो इसके लिए एमिनो एसिड के अंदर क्या चेंजेस होता है, ठीक है ना, ये देखेंगे। तो यहाँ पे लिखो कि हीटिंग ऑफ एमिनो एसिड leads to intramolecular dehydration to form cyclic diamides। अगर तुमने अल्फा एमिनो एसिड ले लिया तो वहां पे क्या होगा, देखो अगर हम लोग एमिनो एसिड को स्ट्रक्चर को ऐसे लिखते हैं, NH, यहाँ पे H, यहाँ पे मान लो सिंपल ग्लाइसिन ले लेते हैं हम लोग, सिंपलेस्ट जो एमिनो एसिड है, हम लोग यहाँ पे क्या ले लिया, ग्लाइसिन ले लिया, 2 मोल्स ले लिया 2 मोल्स ग्लाइसिन यहाँ पे ले लिया, NH ऐसे ले लिया, ठीक है ना, ये ग्लाइसिन है, NH2CH2COOH, इधर भी NH2CH2COOH। अगर इन दोनों को मतलब 2 मोल्स को अगर हम लोग हीट करते हैं तो यहां से क्या होगा, वाटर निकल जाएगा, क्या हो जाएगा, वाटर निकल जाएगा, डिहाइड्रेशन हो जाएगा। यहां से कैसे डिहाइड्रेशन हो जाएगा, देखो इसका OH और इसका H, कार्बोक्सिलिक एसिड का OH और NH2 का H, और इधर भी इसका H और इसका OH यहां से निकल जाएंगे। यहां से क्या होगा, एलिमिनेट हो जाएगा हीटिंग करने से, और एक साइक्लिक कंपाउंड बनेंगे। क्या बनेंगे, एक साइक्लिक कंपाउंड बनेंगे। यहां पे NH C डबल बॉन्ड O, यहां पे CH2, ठीक है ना, फिर यहां पे आ जाएगा NH C डबल बॉन्ड O, यहां पे CH2, फिर यहाँ पे C डबल बॉन्ड। तो ये क्या हो गया, साइक्लिक डाइइमाइड बन गया। क्या बन गया, साइक्लिक डाइइमाइड। देखो डाइइमाइड क्यों, CONH, ये क्या है, इमाइड बोलते हैं, और ये 2 इमाइड बना है, इसीलिए क्या है, साइक्लिक डाइइमाइड, ठीक है ना। तो अल्फा एमिनो एसिड को हीट करने से क्या बनेगा, साइक्लिक डाइइमाइड बनता है, ठीक है ना। ये क्या है, अल्फा एमिनो एसिड, हमारा क्या है, अल्फा एमिनो एसिड को हीट करते हैं, क्या बनता है, साइक्लिक डाइइमाइड। ऐसे और एक अल्फा एमिनो एसिड ले लेते हैं, जैसे कि हम लोग ले लेते हैं एलानिन को ले लेते हैं। तो एलानिन का स्ट्रक्चर क्या है, यहां पे एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके CH3 लगाना होगा, ठीक है ना। तो यहां पे हम लोग देखते हैं कि NH
यहाँ पे CH CH3 COOH प्लस यहाँ पे भी OH C डबल बॉन्ड O CH CH3 यहाँ पे NH2 NH। अब इसको भी हीट करेंगे, क्या होगा, यहां से भी 2 मोल्स वाटर क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। जैसे यहां पे क्या हुआ था, 1 मोल वाटर इधर से निकल गया था, 1 मोल वाटर इधर से निकल गया था, टोटल कितने मोल्स वाटर निकल गया था, 2 मोल्स। तो यहां पे भी क्या हो जाएगा, 2 मोल्स वाटर निकल जाएंगे। तो यहां पे भी इस टाइप का क्या हो जाएगा, साइक्लिक डाइमाइड बनेंगे, साइक्लिक डाइमाइड बनेंगे। बट यहां पे क्या है, थोड़ा सा स्टीरियो केमिस्ट्री देखना है। क्या देखना है, थोड़ा सा स्टीरियो केमिस्ट्री यहां पे देखना है कि स्टीरियो केमिस्ट्री में इसके साथ क्या रिलेशन है। जैसे कि यहाँ पे CH, यहाँ पे CH C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे NH, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे तुम्हारा क्या हो जाएगा CH3, और यहाँ पे क्या हो जाएगा CH3। ठीक है ना, इस टाइप का कंपाउंड बनेंगे। यहाँ पे क्या बनेंगे, इस टाइप का कंपाउंड यहाँ पे बनेंगे। अब देखो यहां पे क्या है, CH CH3 CO CH। अब यहां पे जो CH3 है, ये दोनों अगर सीज भी हो सकता है, ट्रांस भी हो सकता है। क्या हो सकता है, सीज भी हो सकता है, ट्रांस भी हो सकता है। अगर मान लो दोनों यहां पे CH अगर सीज सेम साइड में होगा, मतलब दोनों क्या है, अबव द प्लेन होगा। ये भी CH3 अबव द प्लेन है, ये भी CH3 अबव द प्लेन है। तो यहां पे क्या मिलेगा तुमको, ये ऑप्टिकली एक्टिव है इनएक्टिव है, पहले बताओ ना। यहां पे कायरल कार्बन है, यहां पे कायरल कार्बन है, ये वाला भी कायरल कार्बन है, ये वाला भी कायरल कार्बन है। तो ये क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव, और मॉलिक्यूल से कोई क्या नहीं जा रहा है, प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं जा रहा है, मॉलिक्यूल से प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं जा रहा है, या सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है इसमें। तो यहां पे क्या होगा, ये रेसिमिक मिक्सचर बनेगा। ये क्या बनेगा, रेसिमिक मिक्सचर, रेसिमिक मिक्सचर। बट अगर इसका ट्रांस जो होता है, ट्रांस कौन सा होता है, ट्रांस वाला, ट्रांस अगर होता है, ट्रांस में क्या होगा बताओ ना। ट्रांस में देखो सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है, सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। यहां से अगर बात करें तो यहां पे सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, CI, सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, सेंटर ऑफ सिमेट्री, I प्रेजेंट, I प्रेजेंट। तो यहां पे भी कायरल कार्बन तो है, कायरल कार्बन तो है, बट सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होने के वजह से ये क्या हो जाएगा, बोलो, ऑप्टिकली इनएक्टिव। क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। और जिस कंपाउंड में कायरल कार्बन है बट वो कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ प्लेन ऑफ सिमेट्री या सेंटर ऑफ सिमेट्री, तो इस टाइप कंपाउंड को क्या बोलते हैं, मेसो कंपाउंड। इस टाइप कंपाउंड को क्या बोलते हैं ना, मेसो कंपाउंड, मेसो कंपाउंड। ठीक है ना। तो इसका जो ट्रांस आइसोमर है, इसका जो ट्रांस आइसोमर है वो मेसो, और सीज जो है ये ऑप्टिकली एक्टिव है और रेसिमिक मिक्सचर बनाएगा। तो ये ध्यान में रखना है तुम लोगों को, स्टीरियो केमिस्ट्री जब देखना होगा कि जब एलानिन, इस कंपाउंड का नाम क्या है, इस अमीनो एसिड का नाम क्या है, एलानिन। क्या नाम है, एलानिन। जब एलानिन को हम लोग हीट करेंगे तो वहां पे उसका जो हीटिंग करने से यहां पे भी साइक्लिक डाइमाइड बनेंगे, बट इसका जो सीज आइसोमर होगा वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा, क्योंकि इसमें कोई मतलब सिमेट्री एलिमेंट प्रेजेंट नहीं होगा। और जो ट्रांस आइसोमर बनेगा, ट्रांस आइसोमर में क्या होगा ना, सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होने के वजह से उसमें कायरल कार्बन तो है बट फिर भी वो क्या होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। क्यों, क्योंकि इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, इसीलिए क्या हो जाएगा, मेसो कंपाउंड हो जाएगा। तो इसका सीज आइसोमर रेसिमिक मिक्सचर बनाएगा, ट्रांस आइसोमर क्या बनाएगा, मेसो कंपाउंड। ये चीज ध्यान में रखना है। ये कौन सा अमीनो एसिड को हिट किया ना, अल्फा अमीनो एसिड। किसको, किस टाइप अमीनो एसिड को हिट किया, अल्फा अमीनो एसिड। तो ये अल्फा अमीनो एसिड को हिट करते हैं तो साइक्लिक डाइमाइड बनेंगे। ठीक है ना। यहाँ पे क्या कर दिया, चलो इसको नंबर पॉइंट भी करते हैं कि ये हिटिंग किसको किया ना, अल्फा अमीनो एसिड। पहले किसको हिटिंग किया ना, अल्फा अमीनो एसिड को हम लोग हिट किया।
फिर हम लोग किसको हीट करेंगे ना, मान लो बीटा अमीनो एसिड, बीटा अमीनो एसिड को हीट करेंगे तब क्या होगा, तब लिखो बीटा अमीनो एसिड, हीटिंग ऑफ बीटा अमीनो एसिड। तो यहां पे लिखना कि व्हेन बीटा अमीनो एसिड, व्हेन बीटा अमीनो एसिड, बीटा अमीनो एसिड को हीट करेंगे, व्हेन बीटा अमीनो एसिड आर हीटेड अल्फा कॉमा बीटा अनसैचुरेटेड सॉल्ट्स आर फॉर्म, अल्फा कॉमा बीटा अनसैचुरेटेड सॉल्ट आर फॉर्म्ड। तो चलो बीटा अमीनो एसिड ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, बीटा अमीनो एसिड, जैसे कि यहां पे NH2 एक काम करते हैं R, अच्छा यहाँ पे R दे देते हैं, पहले एक अल्काइल ग्रुप लगा देते हैं, RCH NH2 CH2 COOH। तो पहले बताओ ये अल्फा या बीटा, देखो COOH के रेस्पेक्ट में ये अल्फा कार्बन है, ये हो गया बीटा कार्बन, तो ये हमारा क्या हो गया, बीटा अमीनो एसिड, क्या हो गया ये बीटा अमीनो एसिड। तो बोल रहा है इसको अगर हीट करेंगे, इसको अगर हीट करेंगे यहां पे क्या बनेगा ना, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड सॉल्ट बनेंगे, CH यहां पे COO माइनस NH4 प्लस, इस टाइप का सॉल्ट बनेंगे, इस टाइप का क्या बनेंगे, सॉल्ट बनेंगे, ठीक है ना। ये क्या है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड सॉल्ट, क्या है ये देखो, ये अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया, तो ये अल्फा कॉमा बीटा अनसैचुरेटेड सॉल्ट, अनसैचुरेटेड सॉल्ट क्यों बना ये कैसे बना, देखो ये एसिड है, ये बेस है, तो पहले यहां पे क्या होगा, इस टाइप का एक सॉल्ट बनेगा, RCH NH3 प्लस, ये H प्लस छोड़ देंगे, ये H प्लस को एब्स्ट्रैक्ट कर लेंगे, ये COOH है ये क्या करेगा, H प्लस को छोड़ देंगे, ये NH2 जो बेस है H प्लस को एब्स्ट्रैक्ट कर लेंगे, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, COO माइनस, फिर क्या होगा, यहाँ पे एलिमिनेशन जैसे होता है इस टाइप का हो जाएगा, इस टाइप का यहाँ पे हो जाएगा हीट करने से, फिर ये वाला कंपाउंड बन जाएगा, फिर तुम्हारा क्या बन जाएगा, ये वाला कंपाउंड बन जाएगा। तो बीटा अमीनो एसिड को हीट करने से क्या बनेगा, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड सॉल्ट बनेंगे, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड सॉल्ट। और हम लोग क्या देखेंगे अभी, हायर अमीनो एसिड, जैसे कि अल्फा अमीनो एसिड को हीट किया ये बना, बीटा को हीट किया ये बना, गामा को हीट करेंगे, ठीक है ना, डेल्टा को हीट करेंगे, डेल्टा अमीनो एसिड, गामा अमीनो एसिड, ईटा अमीनो एसिड, तो देखेंगे उसमें क्या बनता है। अब क्या अल्फा हो गया, बीटा हो गया, अब है हमारा गामा अमीनो एसिड, गामा अमीनो एसिड। अब लिखना गामा, थर्ड पॉइंट में लिखना कि गामा डेल्टा ईटा अमीनो एसिड, तो यहां पे लिखना कि व्हेन गामा डेल्टा और ईटा अमीनो एसिड हीटेड अलोन, व्हेन गामा डेल्टा ईटा अमीनो एसिड हीटेड अलोन gives gamma delta lactam, gamma comma delta lactam and polymer respectively। बोल रहा है अगर तुम गामा और डेल्टा अमीनो एसिड को हीट करोगे, ईटा को छोड़ता हूं मैं अभी, गामा और डेल्टा अमीनो एसिड को हीट करोगे तो एक साइक्लिक अमाइड बनेगा, क्या बनेगा, साइक्लिक अमाइड, जिसको बोलते हैं लैक्टम, जिसको क्या बोलते हैं, साइक्लिक अमाइड को क्या बोलते हैं, लैक्टम। जैसे साइक्लिक एस्टर को क्या बोलते हैं, लैक्टोन, ऐसे साइक्लिक अमाइड को क्या बोलते हैं, लैक्टम। तो गामा और डेल्टा अमीनो एसिड को हीट करेंगे तो उसमें क्या बनेंगे, लैक्टम बनेंगे, और ईटा अमीनो एसिड को हीट करेंगे तो वो पॉलीमरिक कंपाउंड बनाएगा, क्या बनाएगा, पॉलीमरिक कंपाउंड, ठीक है ना। चलो देखते हैं, एग्जांपल देखते हैं। पहले हम लोग क्या करेंगे, गामा अमीनो एसिड ले लेते हैं, यहां पे एक गामा अमीनो एसिड COOH अल्फा बीटा गामा, यहाँ पे NH2, यहाँ पे NH2। तो यहाँ पे देखो ये गामा अमीनो एसिड हो गया हमारा, कैसे गामा अमीनो एसिड हो गया, अगर हम बात करें तो ये हो गया COOH के रिस्पेक्ट में, ये हो गया अल्फा, ये हो गया बीटा और ये हो गया गामा। तो ये हमारा क्या हो गया, गामा अमीनो एसिड, गामा अमीनो एसिड। इसको अगर हीट करेंगे,
इसको अगर हीट करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, वाटर निकल जाएगा। कैसे ना, यहाँ से जो वाटर निकल जाएगा, ये NH2 जो है, ये जो NH2 जो है इसका OH और इसका H यहाँ से क्या हो जाएगा, निकल जाएगा, और यहाँ पे साइक्लिक अमाइड बन जाएंगे। कितने मेंबर वाला देखते हैं, चलो। C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे NH पे NH, ये वाला हो गया, ये हमारा अल्फा बीटा गामा। तो ये क्या हो गया, साइक्लिक अमाइड। इसको क्या बोलते हैं, लैक्टम। क्या बोलता है, लैक्टम। तो यहाँ पे क्या बन गया, गामा लैक्टम। क्या बन गया, गामा लैक्टम। गामा लैक्टम बन गया। तो गामा अमीनो एसिड को हीट करने से क्या बनेगा ना, गामा लैक्टम बनेंगे। ऐसे सिमिलरली डेल्टा अमीनो एसिड को हीट करेंगे तब क्या होगा, देखो डेल्टा अमीनो एसिड, यहां पे NH2, ये हो गया हमारा अल्फा बीटा गामा डेल्टा। तो इसको भी हीट करेंगे, क्या होगा, ये हमारा क्या हो गया, डेल्टा अमीनो एसिड। डेल्टा अमीनो एसिड। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ से भी वाटर निकल जाएंगे, यहाँ से भी क्या हो जाएगा, वाटर निकल जाएंगे, ऐसे ऐसे वाटर निकल जाएंगे। यहाँ पे 6 मेंबर्ड वाला रिंग बनेंगे, 6 मेंबर्ड वाला रिंग बनेंगे यहाँ पे, दैट इज अल्फा बीटा गामा डेल्टा। तो यहाँ पे क्या बनेंगे, डेल्टा लैक्टम। डेल्टा लैक्टम बनेंगे 6 मेंबर्ड। डेल्टा मतलब यहाँ पे 6 मेंबर्ड वाला लैक्टम बन रहा है, यहाँ पे 5 मेंबर्ड वाला रिंग बन रहा है। अब देखो, इससे अगर हायर अमीनो एसिड को और लेंगे, वो क्या बनाएगा, अगर मतलब ईटा अमीनो एसिड लेते हैं तो वो क्या करेंगे, 7 मेंबर्ड वाला रिंग बनाएगा जो अनस्टेबल है, एंगल स्ट्रेन बढ़ जाएगा। तो क्या होगा, अगर हम लोग इससे हायर अमीनो एसिड को लेके हीट करते हैं, वो लेकिन लैक्टम नहीं देंगे, ठीक है ना। तो यहां पे एक चीज लिखो यहां पे कि इफ ईटा अमीनो एसिड heated, it produced polymeric compound. It produced polymeric compound because in this case 7 membered cyclic amide is unstable. 7 membered cyclic amide is unstable, ठीक है ना। इसलिए यहां पे क्या बनेंगे, इसलिए यहां पे पॉलीमेरिक कंपाउंड बनेंगे, पॉलीमेरिक कंपाउंड। जैसे अगर हम लोग यहां पे चलो दिखाई देते हैं कि यहां पे अगर हम लोग ईटा अमीनो एसिड ले लेते हैं, ईटा अमीनो एसिड लेते हैं, यहां पे इसका स्ट्रक्चर कैसा है कि C डबल बॉन्ड O, बीटा गामा डेल्टा ईटा NH2, यहाँ पे OH, ये हो गया अल्फा, ये हो गया बीटा गामा डेल्टा ईटा। तो अगर हम लोग इसको हीट करेंगे एज यूजुअल, तो अगर यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल निकल जाते हैं तो यहाँ पे क्या बनेंगे, 7 मेंबर्ड वाला रिंग बनेंगे, 7 मेंबर्ड वाला साइक्लिक एमाइड बनेंगे। C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे क्या हो जाएगा, NH, अल्फा बीटा गामा डेल्टा ईटा। तो ये 7 मेंबर्ड वाला रिंग बना है, 7 मेंबर्ड वाला एमाइड बना है, साइक्लिक एमाइड। ये अनस्टेबल है, 7 मेंबर रिंग क्या है, अनस्टेबल, इसीलिए ये क्या होगा, नहीं बनेंगे, ये नहीं बनेंगे, बल्कि यहां पे क्या हो जाएगा, पॉलीमर फॉर्मेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पॉलीमर फॉर्मेशन। देखो कैसा होगा, जैसे NH2, यहाँ पे C कितने CH2 है, 1 2 3 4 5 CH2 है, CH2 होल 5, यहाँ पे C डबल OH, ठीक है ना। इसको अगर हीट करते हैं तो इस टाइप का कंपाउंड बनेंगे, यहाँ पे बन जाएगा NH CH2 होल 5 C डबल बॉन्ड O, फिर यहाँ पे NH, फिर यहाँ पे CH2 होल 5, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, C डबल बॉन्ड O। ऐसे पॉलीमरिक चेन चलता रहेगा, ऐसे क्या होगा, पॉलीमरिक चेन चलता रहेगा। तो यहाँ पे क्या बन गया, एक पॉलीमर बन गया। क्या बन गया, पॉलीमर बन गया, ठीक है ना। इस पॉलीमर का नेम क्या है, पढ़ा है हम लोग पॉलीमर में, नाइलॉन 6। क्या नाम है इसका, नाइलॉन 6, ठीक है ना।
नाइलॉन 6 हो गया पॉलीमर, यहाँ से पॉलीमर रिएक्शन चलता रहेगा। तो इसलिए ईटा अमीनो एसिड को हिट करने से क्या होगा ना, हम लोगों का पॉलीमर रिएक्शन बन जाए, मतलब पॉलीमर बन जाएगा। ईटा और हायर अमीनो एसिड, इससे और भी ले लेते हैं, ईटा 5 अमीनो एसिड ले लेंगे, तो इससे और भी ज्यादा हायर अमीनो एसिड लेंगे, वो क्या होगा हम लोगों का पॉलीमर रिएक्शन देगा, साइक्लिक अमाइड नहीं देंगे, मतलब लैक्टम फॉर्मेशन नहीं होगा। लैक्टम फॉर्मेशन तुम्हारा कहां तक होगा, डेल्टा अमीनो एसिड तक ही लैक्टम फॉर्मेशन होगा, ठीक है ना। अब हम लोग यहां पे क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग करेंगे क्या, क्वालिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटेटिव एनालिसिस फॉर अमीनो एसिड के, तुमको जैसे हम लोग कार्बोहाइड्रेट में देखा था, एक अननोन कंपाउंड तुमको दे दिया, अननोन कंपाउंड वो कार्बोहाइड्रेट है या नहीं है कैसे पहचानेंगे ना, मॉलिस टेस्ट बताया था। फिर अगर वो डाइसैकेराइड है, मोनोसैकेराइड है, उसके लिए कैसे पहचानेंगे ना, बेरफोर्ड टेस्ट था, वो सब क्या था, क्वालिटेटिव एनालिसिस। क्या था वो सब, क्वालिटेटिव एनालिसिस। ऐसे ही अमीनो एसिड का भी क्वालिटेटिव एनालिसिस है कि कोई तुमको अननोन कंपाउंड दे दिया तो तुम वो अमीनो एसिड है कि नहीं कैसे पहचानेंगे, अल्फा अमीनो एसिड है या कुछ पर्टिकुलर स्पेसिफिकली अमीनो एसिड है कैसे पहचानेंगे ना। इसके लिए बहुत सारे टेस्ट है, जैसे कि नीन हाइड्रीन टेस्ट है, ठीक है ना, सकागुची टेस्ट है, ठीक है ना, मिलोन्स टेस्ट है, ठीक है ना। इस टाइप का कुछ क्वालिटेटिव टेस्ट है जहां से हम लोग पता कर सकते हैं कि ये अमीनो एसिड है कि नहीं। तो अब जो होगा वो क्या होगा ना, क्वालिटेटिव टेस्ट फॉर अमीनो एसिड, ठीक है ना, क्वालिटेटिव टेस्ट फॉर अमीनो एसिड। तो अभी हम जो डिस्कस करेंगे दैट इज क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ अमीनो एसिड, मतलब तुम एक अमीनो एसिड को कैसे आइडेंटिफाई करोगे, कौन सा केमिकल टेस्ट से तुम पता लगाओगे कि ये अमीनो एसिड है। इसके लिए डिफरेंट डिफरेंट केमिकल टेस्ट है, जैसे कि हम लोगों के नीन हाइड्रीन टेस्ट है, सकागुची टेस्ट है, ठीक है ना, मिलोन्स टेस्ट है, ऐसे बहुत सारे केमिकल टेस्ट है जिसके वजह से, जिस एक्सपीरियंस से क्या होगा ना, डिफरेंट डिफरेंट कलर देगा और वहां से हम लोग पता कर सकते हैं कि ये क्या है हमारा अमीनो एसिड। तो इसके लिए पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है वो क्या है ना, नीन हाइड्रीन टेस्ट। तो हम लोग पहले क्या लिखते हैं ना, नीन हाइड्रीन टेस्ट। तो हेडिंग दो यहां पे, नीन हाइड्रीन टेस्ट। पहला कौन सा टेस्ट है ना, नीन हाइड्रीन टेस्ट। इसमें क्या होता है ना, नीन हाइड्रीन एक कंपाउंड होता है, नीन हाइड्रीन के साथ अगर अल्फा अमीनो एसिड रिएक्ट करता है तो वो क्या होता है, पर्पल कलर का एक पिगमेंट देता है, पर्पल कलर, ठीक है ना। हाँ, इसमें कंडीशन क्या है, जो अमीनो एसिड है उसमें अमीनो ग्रुप क्या होना चाहिए, फ्री होना चाहिए, मतलब फ्री NH2 ग्रुप होगा तभी वो क्या देगा, पर्पल कलर देगा, ठीक है ना। तो इसमें लिखो एक चीज कि इट इज द मोस्ट कॉमन रिएजेंट, it is the most common reagent used for qualitative analysis for amino acid। देखो हमारा नीन हाइड्रीन क्या है, हमारा जो कंपाउंड है नीन हाइड्रीन वो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर है, दैट इज जेम डायोल टाइप का कंपाउंड है। जैसे हम लोग कार्बोनिल में पढ़े थे कि किस टाइप का जेम डाइऑल स्टेबल है। नॉर्मली क्या होता है, जेम डाइऑल अनस्टेबल होता है, एक कार्बन में 2 OH ग्रुप रहता है, उसी को क्या बोलते हैं, जेम डाइऑल। नॉर्मली जेम डाइऑल अनस्टेबल होता है, यहां से क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है। बट इस केस में क्या होगा, यहां पे क्या होगा, इस ऑक्सीजन के साथ इस हाइड्रोजन का क्या होगा ना, हाइड्रोजन बॉन्ड रहेगा, इसीलिए ये क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। इस टाइप का जेम डाइऑल क्या है, स्टेबल है। इसके साथ किसका रिएक्शन होगा, अल्फा अमीनो एसिड का। ये क्या होगा ना, ये तुम्हारा कीटो फॉर्म में चला जाएगा, क्या होगा ना, कीटो फॉर्म में चला जाएगा। इस टाइप का ये कीटो फॉर्म में चला जाएगा, इसका नाम है नीन हाइड्रीन। क्या है, नीन हाइड्रीन। और इसका नाम है 1 2 3 इंडेन ट्राइओन। जैसे यहां पे ऐसा आ जाएंगे, इसके साथ आप क्या रिएक्ट करेगा ना, अमीनो एसिड। क्या रिएक्ट करेंगे, अमीनो एसिड, अल्फा अमीनो एसिड हम लोगों ने यहां पे ले लिया। अब देखो यहां पे क्या होगा, यहां पे क्या रिएक्शन होगा,
ये जो NH2 है ये क्या करेगा, इसमें अटैक करेगा और यहाँ पे कुछ कंपाउंड बनाएंगे। किस टाइप का कंपाउंड बनाएंगे, यहाँ पे NH, यहाँ पे OH, यहाँ पे क्या हो जाएगा CHR, यहाँ पे क्या हो जाएगा COOH, ठीक है ना। इसके बाद क्या होगा फर्दर, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो, जैसे ही अटैक करा O माइनस हुआ, O माइनस से क्या करा, फिर OH बन गया, यहाँ पे NH बन गया, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा ना H2 निकल जाएगा, इसका OH इसका OH और इसका H निकल के H2 निकल जाएगा यहाँ पे। तो और क्या प्रोडक्ट बनेगा देखो इसमें जो बन जाएगा तुम्हारा NCH, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे R और यहाँ पे क्या हो जाएगा COOH, इस टाइप कंपाउंड बन जाएगा। इसको क्या बोलते हैं स्किप बेस, ये बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारा, ठीक है ना, ये बन जाएगा। इसके बाद यहाँ से क्या होगा ना, ये जो देखो तुम्हारा रिएक्शन हुआ स्किप बेस बना, अब यहाँ पे हीटिंग करेंगे तो यहाँ से डी कार्बोक्सिलेशन हो जाएगा, क्या हो जाएगा डी कार्बोक्सिलेशन, यहाँ से CO2 निकल जाएगा, CO2 निकल जाएगा तो यहाँ पे क्या होगा देखो, यहाँ पे तुम्हारा जो कंपाउंड बनेंगे वो कुछ इस तरीके से बनेंगे, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे क्या हो जाएगा N, ठीक है ना, डबल बॉन्ड CHR, इस तरह का कुछ कंपाउंड बन जाएंगे, ठीक है ना। मतलब यहाँ पे CO2 डीकार्बोक्सिलेशन होगा, इस कार्बन के ऊपर क्या आएगा माइनस चार्ज, जो माइनस इधर आएंगे और ये डबल बॉन्ड यहाँ पे आके माइनस चार्ज इस कार्बन में आ जाएंगे, तो इस कार्बन में लग जाएगा हाइड्रोजन और यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड, ठीक है ना। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद मैं इधर कर देता हूं, इसके बाद तुम्हारा इसके साथ वाटर का रिएक्शन होगा, किसके साथ रिएक्शन होगा, वाटर के साथ रिएक्शन होगा, वाटर के साथ रिएक्शन करके यहां पे क्या प्रोडक्ट बनाएंगे, यहां पे बन जाएगा तुम्हारा NHCHR, जगह नहीं है थोड़ा सा, NH, यहाँ पे CHR क्या हो जाएगा OH, ठीक है ना। इसके बाद ये क्या होगा, यहाँ पे ऐसे ये निकल जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा एल्डिहाइड, यहाँ पे क्या हो जाएगा एल्डिहाइड जो है RCHO, एल्डिहाइड एलिमिनेट हो जाएगा और यहाँ पे NH2 बन जाएंगे, क्या बन जाएंगे NH2। इसके बाद मैं इधर कर देता हूँ। इसके बाद ये मैकेनिज्म तो मेनली एडवांस के लिए है, बट खाली तुम लोगों को जानना जरूरी है कि यहाँ पे कौन सा कलर देगा और वो कौन सा कंपाउंड के वजह से, ठीक है। तो यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे क्या हो जाएगा तुम्हारा NH2 बन जाएगा, NH2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा एल्डिहाइड, क्या हो जाएगा एल्डिहाइड बन जाएगा, एल्डिहाइड बन जाएगा। अब ये जो NH2 है ये क्या करेंगे, फिर एक दूसरे मॉलिक्यूल लीन हाइड्रीन के साथ रिएक्शन करके ये जो NH2 बना ये क्या होगा, एक फिर से क्या करेगा, एक दूसरे मॉलिक्यूल नीन हाइड्रीन के साथ रिएक्शन करेगा, उसका कीटो फॉर्म के साथ रिएक्शन करके कुछ इस तरीके से कंपाउंड बनाएंगे, कुछ इस तरीके से कंपाउंड बनाएंगे जो जिसका कलर क्या है ना पर्पल है, जिसका कलर क्या है ना पर्पल है। और यही पर्पल कलर आ जाएंगे तो हम लोग बताएंगे कि वो कंपाउंड क्या है ना नीन हाइड्रीन है, वो कंपाउंड क्या है नीन हाइड्रीन है। थोड़ा सा जगह कम हो गया, यहाँ पे कर देता हूँ मैं। ठीक है ना, एन OH
सी डबल बॉन्ड। तो यही है हमारा पर्पल पिगमेंट, यही हमारा क्या है, पर्पल पिगमेंट। पर्पल पिगमेंट यही जो कलर आता है, यही कलर से हम लोग पता करते हैं कि ये जो कंपाउंड है ये अमीनो एसिड है। हाँ ध्यान में रखना कि बार बार बता रहा हूं मैं कि ये नीन हाइड्रीन टेस्ट तभी दे पाएंगे कि इसमें अगर NH2 ग्रुप क्या रहना चाहिए, फ्री रहना चाहिए। मतलब अमीनो एसिड में जो NH2 ग्रुप है ये फ्री रहना चाहिए, बट अगर इस टाइप का ग्रुप होता है NH3+ तो वो ये पर्पल पिगमेंट नहीं देंगे। जैसे एग्जांपल क्या है, प्रोलीन। कौन सा एग्जांपल है, प्रोलीन। प्रोलीन क्या है, प्रोलीन का जो स्ट्रक्चर है ये इसमें ये भी एक अमीनो एसिड है, इसमें NH2 ग्रुप फ्री फॉर्म में नहीं रहता है। प्रोलीन का स्ट्रक्चर क्या है, प्रोलीन का जो स्ट्रक्चर है इसमें जो अमीन ग्रुप है वो क्या है, कैटायनिक फॉर्म में रहता है। वो क्या रहता है, कैटायनिक फॉर्म में रहता है। तो ये इसमें फ्री NH2 ग्रुप नहीं है। तो ये इस टाइप का कंपाउंड इस टाइप का कंपाउंड नीन हाइड्रीन के साथ रिएक्शन करके कौन सा प्रोडक्ट देगा, कि क्या कलर देगा, क्या वो पर्पल कलर देगा, नहीं, वो पर्पल कलर नहीं देंगे। जिसमें फ्री अमीनो एसिड ग्रुप नहीं है वो देगा येलो कलर। ये अगर नीन हाइड्रीन के साथ रिएक्शन करता है, ये अगर नीन हाइड्रीन के साथ रिएक्शन करता है तो कौन सा कलर देगा, येलो कलर देंगे। तो ये चीज ध्यान में रखना है, ये चीज ध्यान में रखना है कि नीन हाइड्रीन में पर्पल कलर वो देगा जिसमें फ्री NH2 ग्रुप है, और जिसमें फ्री NH2 ग्रुप नहीं है जैसे कि प्रोलीन, वो कौन सा कलर देगा, येलो कलर देंगे। तो ये ध्यान में रखना। तो इस चीज लिख भी सकते हो यहां पे कि दिस टेस्ट इज परफॉर्म्ड टू डिटेक्ट फ्री अल्फा अमीनो एसिड और फ्री अमीनो एंड कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, और फ्री अमीनो और कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप्स ऑन प्रोटीन्स एंड पेप्टाइड्स। बोल रहा है कि अगर तुम्हारा कोई प्रोटीन्स और पेप्टाइड में भी अगर फ्री अमीनो और COOH ग्रुप रहता है, वो भी क्या देगा, नीन हाइड्रीन टेस्ट देगा। ठीक है ना। तो ये एक क्वालिटेटिव एनालिसिस हुआ किसके लिए ना, अमीनो एसिड के लिए। नेक्स्ट जो है हम लोग का जो नेक्स्ट टेस्ट है वो क्या है, ज़ैंथोप्रोटिक टेस्ट। वो क्या है, ज़ैंथोप्रोटिक टेस्ट। नेक्स्ट लिखना कि ज़ैंथोप्रोटिक टेस्ट। सेकंड जो है ज़ैंथोप्रोटिक टेस्ट। ज़ैंथोप्रोटिक टेस्ट ये हम लोग किसके लिए करते हैं, ज़ैंथोप्रोटिक टेस्ट ना, ये बेसिकली करता है एरोमेटिक अमीनो एसिड। एरोमेटिक अमीनो एसिड मतलब देखो अमीनो एसिड बहुत तरह के हैं, एलिफेटिक अमीनो एसिड, एरोमेटिक अमीनो एसिड ना। जिस अमीनो एसिड में कम से कम एक बेंजीन रिंग प्रेजेंट है, वो क्या है, एरोमेटिक अमीनो एसिड। तो ये बेसिकली जो ज़ैंथोप्रोटिक अमीनो एसिड टेस्ट है ये बेसिकली एरोमेटिक अमीनो एसिड के लिए, एरोमेटिक अमीनो एसिड मतलब जिसमें एक बेंजीन रिंग प्रेजेंट है उसके लिए क्या है, ज़ैंथोप्रोटिक टेस्ट है। एंड दिस इज द डिस्टिंग्विश्ड रिएक्शन, मतलब डिस्टिंग्विश्ड टेस्ट बिटवीन एरोमेटिक अमीनो एसिड फ्रॉम अदर अमीनो एसिड। मतलब जिसमें एरोमेटिक रिंग है वो ज़ैंथोप्रोटिक टेस्ट पॉजिटिव देगा, और जिसमें एरोमेटिक रिंग नहीं है जिस अमीनो एसिड में, वो ज़ैंथोप्रोटिक टेस्ट नहीं देंगे। ठीक है ना। तो यहां पे लिखो व्हाट इज ज़ैंथोप्रोटिक टेस्ट ना, इट इज यूज्ड टू डिटेक्ट अमीनो एसिड्स containing in an aromatic nucleus like tyrosine and tryptophan etc., which gives yellow color nitroderivative on hitting with concentrated HNO3। तो जिसमें एरोमेटिक कंपाउंड है जिस अमीनो एसिड में, उसको अगर नाइट्रिक एसिड से, कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड से हीट करते हैं तो येलो कलर का नाइट्रो डेरिवेटिव मिलेगा। ठीक है ना। एंड दिस इज द डिस्टिंग्विश्ड टेस्ट, लिखो दिस इज द डिस्टिंग्विश्ड टेस्ट बिटवीन एरोमेटिक अमीनो एसिड एंड अदर अमीनो एसिड
जैसे क्या है, यहां पे हम लोग लिखते हैं OH, यहां पे NH2। ये क्या है, टायरोसिन है। क्या है ये, टायरोसिन। ये एक एमिनो एसिड है। इसको अगर हम लोग कंसेंट्रेटेड HNO3 के साथ रिएक्शन करते हैं, कंसेंट्रेटेड HNO3 के साथ, तो देखो ये हमारा एमिनो एसिड है जिसमें एक एरोमेटिक बेंजीन रिंग प्रेजेंट है। तो इसके साथ अगर रिएक्शन करते हैं हीट करके, तो यहां पे येलो कलर का क्या मिलेगा, नाइट्रो कंपाउंड मिलेगा, मतलब नाइट्रो डेरिवेटिव मिलेगा। ठीक है ना। क्या है, जैसे यहां पे जो स्ट्रक्चर है उसका, अब देखो इसमें से फिनॉल मतलब OH ग्रुप जो एक्टिवेटेड ग्रुप है, तो इसके ऑर्थो पोजीशन में क्या आ जाएगा, NO2 ग्रुप आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा, येलो कलर। पैरा पोजीशन में क्यों नहीं आ सकते हैं, क्योंकि पैरा पोजीशन ब्लॉक है इससे। तो ये क्या होगा, ये एरोमेटिक एमिनो एसिड के लिए कौन सा टेस्ट है, ज़ैंथोप्रोटिक टेस्ट। और भी एक टेस्ट करता हूं, जैसे ये एक टायरोसिन के लिए हो गया, दूसरा क्या ले, ट्रिप्टोफन के लिए भी हो जाएगा। ट्रिप्टोफन में क्या होगा, इसका स्ट्रक्चर लिखते हैं पहले ट्रिप्टोफन का। ये हो गया, ये क्या है, ट्रिप्टोफन। इसके साथ कंसेंट्रेटेड HNO3 के साथ रिएक्शन करते हैं, तो यहां पे भी देखो, यहां पे क्या, ये एक्टिवेटेड ग्रुप है, इसका पैरा पोजीशन में क्या चला जाएगा, NO2 ग्रुप चला जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि इसका पैरा पोजीशन खाली है। ये भी क्या है, येलो कलर। तो ये क्या होगा, येलो कलर देंगे, नाइट्रो डेरिवेटिव येलो कलर देंगे। बट एक चीज यहां पे जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि खाली बेंजीन रिंग रहने से नहीं होगा, एरोमेटिक रिंग रहने से ही ये येलो कलर नहीं देंगे। इसके साथ एक एक्टिवेटेड ग्रुप रहना जरूरी है। एक्टिवेटेड ग्रुप मतलब जैसे ये सब क्या है, ये हम लोग एरोमेटिक कंपाउंड में पढ़े हैं कि इस टाइप का ग्रुप जो है, दिस आर एक्टिवेटेड ग्रुप। ये क्योंकि ये बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा देते हैं। एक्टिवेटेड ग्रुप, ठीक है ना, एक्टिवेटेड ग्रुप रहना भी जरूरी है। एक्टिवेटेड ग्रुप रहेगा तो तुरंत बहुत जल्दी क्या हो जाएगा, रिएक्शन हो जाएगा। जैसे क्या है, फिनाइल अलानिन, एक एमिनो एसिड है फिनाइल अलानिन, जिसमें क्या है, बेंजीन रिंग है, बट फिर भी वो ज़ैंथोप्रोटिक टेस्ट नहीं देता है। नहीं मतलब बहुत ही स्लो देता है, ना के बराबर है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि खाली एरोमेटिक टेस्ट, मतलब एरोमेटिक अमीनो एसिड के लिए ज़ैंथोप्रोटिक टेस्ट नहीं है। एरोमेटिक कंपाउंड के साथ साथ क्या रहना चाहिए, एक एक्टिवेटेड ग्रुप रहना चाहिए। बट अगर एक्टिवेटेड ग्रुप नहीं रहा तो वो क्या होगा, बहुत ही स्लो देगा या तो नहीं देगा। ठीक है ना। तो यहां पे भी एक चीज लिख लो कि जैसे कि फिनाइल अलानिन, मैं ये लिख देता हूं, यहां पे रिएक्शन भी लिख देता हूं कि फिनाइल अलानिन लेकिन रिएक्शन नहीं देगा। फिनाइल अलानिन जो है, इसमें भी एरोमेटिक ग्रुप प्रेजेंट है इस अमीनो एसिड में, बट वो क्या होगा, रिएक्शन नहीं देगा। जैसे कि फिनाइल अलानिन, ये देखो इसमें भी फिनाइल ग्रुप प्रेजेंट है। इसके साथ कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ रिएक्शन करते हैं, कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ, यहां पे क्या होगा, नो रिएक्शन। ठीक है ना। इसका नेम क्या है, फिनाइल अलानिन। तो ये नहीं देता है रिएक्शन, क्योंकि इसमें कोई एक्टिवेटेड ग्रुप प्रेजेंट नहीं है। ठीक है ना, बहुत ही स्लो रिएक्शन देता है या तो रिएक्शन देता ही नहीं है। तो यहां पे एक चीज लिख लो कि ऑल्दो प्रेजेंस ऑफ एरोमेटिक न्यूक्लियस in phenyl alanine, it is difficult to nitrate
It is difficult to nitrate under normal condition, and therefore phenylalanine gives negative or weakly positive reaction, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा क्या ना, ज़ैंथोप्रोटिक टेस्ट। क्या हो गया, ज़ैंथोप्रोटिक टेस्ट। नेक्स्ट क्या है ना, लिखो मिलोन्स टेस्ट। कौन सा टेस्ट है ना, मिलोन्स टेस्ट। थर्ड हम लोगों का जो है दैट इज मिलोन्स टेस्ट। मिलोन्स टेस्ट बहुत सारे टेस्ट है, तो जो जो इंपॉर्टेंट है वही हम लोग कर रहे हैं। मिलोन्स टेस्ट में क्या है ना, इट इज ए टेस्ट, एक पर्टिकुलर अमीनो एसिड के लिए है, ये एक पर्टिकुलर अमीनो एसिड के लिए ये टेस्ट है। तो लिखो इट इज ए स्पेसिफिक टेस्ट फॉर टायरोसिन, इट इज ए स्पेसिफिक टेस्ट फॉर टायरोसिन, द ओनली अमीनो एसिड कंटेनिंग ए फेनॉल ग्रुप, द ओनली अमीनो एसिड कंटेनिंग ए फेनॉल ग्रुप, केवल और केवल जिसमें फेनोलिक OH है, जिस अमीनो एसिड में, वही केवल मिलोन्स टेस्ट देंगे। इसीलिए टायरोसिन एक ही अमीनो एसिड है जिसमें क्या है, फेनोलिक OH है। देखो ये टायरोसिन, इसमें फेनोलिक OH है, यही केवल क्या देगा ना, मिलोन्स टेस्ट देगा। इसीलिए ये जो मिलोन्स टेस्ट है ये केवल और केवल टायरोसिन के लिए किया जाता है, ठीक है ना। क्या रिएक्शन है यहाँ पे, टायरोसिन हम लोग देखते हैं, तो यहाँ पे लिखो टायरोसिन हम लोग लिखते हैं यहाँ पे इसको क्या करना होगा, पहले कंसेंट्रेटेड HNO3 से ट्रीटमेंट करना होगा। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेंगे, नाइट्रो डेरिवेटिव बनेंगे, यहाँ पे NO2 लग जाएगा, ऐसे बन जाए। कंसेंट्रेट HNO3 से हिट करेंगे तो नाइट्रो डेरिवेटिव बनेंगे। अब इसके बाद यहां पे क्या होगा, इसको NaOH क्या करना होगा, NaOH पहले तो इसको बेसिक करना पड़ेगा NaOH, फिर इसके बाद मिलोन्स रिएजेंट देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा, मिलोन्स रिएजेंट क्या है ना, HgCl2 का H2SO4 सॉल्यूशन, HgCl2 का H2SO4 सॉल्यूशन, वो क्या होता है, मिलोन्स रिएजेंट। तो ये मिलोन्स रिएजेंट देंगे तो वो एक पर्टिकुलर कलर देगा। तो इसके सेकंड में क्या देना पड़ेगा, मिलोन्स रिएजेंट क्या है ना, 10% HgCl2 इन H2SO4, ये क्या है ना, मिलोन्स रिएजेंट ये देंगे। तो यहां पे क्या होगा, एक कॉम्प्लेक्स बनेगा। उस कॉम्प्लेक्स का स्ट्रक्चर मैं इस साइड में लिख देता हूं, थोड़ा बड़ा कॉम्प्लेक्स है, मरकरी के साथ एक्चुअली ये कॉम्प्लेक्स बनाएगा। तो यहां पे एक चीज याद रखना, व्हाट इज मिलोन्स रिएजेंट ना, जो 10% HgCl2 इन H2SO4, वही क्या होता है, मिलोन्स रिएजेंट। इसमें जो कॉम्प्लेक्स बनेगा वो कॉम्प्लेक्स का स्ट्रक्चर लिखना, यहां पे कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स बनता है, ठीक है ना। यहाँ पे Hg इस तरह का, फिर यहाँ पे O डबल, सॉरी यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे डबल बॉन्ड N, यहाँ पे कार्बन का आ जाएगा नाइट्रोजन के साथ, इस टाइप का। फिर इधर क्या रहेगा तुम्हारा, वही NH2COOH, इधर भी क्या रहेगा, CH2NH2COOH। यहाँ पे क्या होगा, इस टाइप का एक कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, इस कॉम्प्लेक्स का क्या है, ब्रिक रेड कलर देता है। कौन सा कलर देता है ना, ब्रिक रेड कलर अगर देगा
तो यही क्या होगा ना हमारा मिलोन्स टेस्ट, पॉजिटिव मिलोन्स टेस्ट देगा। और ये किसके लिए, बार बार बता रहा हूं, टायरोसिन के लिए। किसके लिए? टायरोसिन के लिए, जिसमें फेनोलिक OH है, उसी के लिए क्या है, ये टेस्ट होगा। तो ये हमारा क्या हो गया, मिलोन्स टेस्ट। क्या होगा ना, मिलोन्स टेस्ट। नेक्स्ट जो है हम लोगों का ना सकागुची टेस्ट। कौन सा टेस्ट है ना, सकागुची टेस्ट। तो ये भी लिखना कि व्हाट इज सकागुची टेस्ट। ये किसमें है, ये सकागुची टेस्ट जो है ये बेसिकली उस अमीनो एसिड के लिए है जिसमें गुआनिडीन मोइटी रहता है, जिसमें हम लोग GOC में पढ़ते हैं ना, गुआनिडीन मोइटी, तो उसके लिए है। ठीक है ना। तो फोर्थ जो है हम लोगों का क्या है ना, सकागुची टेस्ट। कौन सा है ना, सकागुची टेस्ट। सकागुची टेस्ट ये लिखो, ये किसके लिए है ना, जिसमें गुआनिडीन मोइटी रहता है। तो लिखो, इट इज ए स्पेसिफिक टेस्ट, इट इज ए स्पेसिफिक टेस्ट फॉर डिटेक्शन ऑफ अमीनो एसिड, फॉर डिटेक्शन ऑफ अमीनो एसिड कंटेनिंग गुआनिडियम ग्रुप, कंटेनिंग गुआनिडियम ग्रुप। गुआनिडियम ग्रुप कौन सा है ना, इस टाइप का ग्रुप को बोलते हैं गुआनिडियम ग्रुप। RNH C डबल बॉन्ड NH, यहाँ पे NH2, इस टाइप ग्रुप। ठीक है ना। ये क्या है हमारा, गुआनिडियम ग्रुप, गुआनिडियम ग्रुप, गुआनिडियम ग्रुप, दैट इज आवर क्या है ना, सकागुची टेस्ट। मतलब जिस अमीनो एसिड में तुम्हारा इस टाइप का ग्रुप प्रेजेंट रहेगा उसके लिए हम लोग कौन सा टेस्ट करेंगे, सकागुची टेस्ट। ठीक है ना। इसमें लिखा और एक चीज कि अर्जिनिन अमीनो एसिड कंटेनिंग गुआनिडीन मोइटी। अर्जिनिन एक अमीनो एसिड है, अर्जिनिन, जिसका स्ट्रक्चर क्या है, NH2 डबल बॉन्ड NH, यहाँ पे NH2, यहाँ पे C डबल OH। इसका नेम क्या है ना, अर्जिनिन, अर्जिनिन, ये अर्जिनिन है। इसके साथ किसका रिएक्शन करना होगा, अल्फा नेप्थॉल। किसके साथ, इसके साथ क्या रिएक्शन करना होगा, अल्फा नेप्थॉल। अल्फा नेप्थॉल का स्ट्रक्चर तो पता ही होगा। अल्फा नेप्थॉल मॉलिस टेस्ट में यूज किए थे, याद है, मॉलिस टेस्ट में अल्फा नेप्थॉल, फिर भी लिख दे रहा हूं मैं, अल्फा नेप्थॉल। और साथ में क्या देना होगा, NaOBr, सोडियम हाइपोब्रोमाइड, सोडियम हाइपोब्रोमाइड, NaOBr देंगे तो एक रेड कॉम्प्लेक्स बनेगा। क्या बनेगा, एक रेड कॉम्प्लेक्स बनेगा। ठीक है ना, रेड कॉम्प्लेक्स, यहां पे लिखना, रेड कॉम्प्लेक्स बनेगा, रेड कॉम्प्लेक्स बनेगा। तो ये हमारा क्या है, सकागुची टेस्ट। तो एक चीज ध्यान में रखना, तो हम लोग बेसिकली 4 टेस्ट किया है अमीनो एसिड के लिए। कौन सा टेस्ट ना, एक तो हम लोगों का है नीन हाइड्रिन टेस्ट, जो पर्पल कलर देगा, जिसके लिए फ्री NH2 ग्रुप रहना चाहिए। अगर फ्री NH2 नहीं है तो उसके लिए येलो कलर देगा। दूसरा क्या है, ज़ैंथोप्रोटिक टेस्ट, उसमें क्या है, एरोमेटिक अमीन, डिस्टिंग्विश बिटवीन एरोमेटिक अमीनो एसिड एंड अदर अमीनो एसिड। ठीक है ना, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सकागुची टेस्ट। तीसरा, सॉरी सकागुची टेस्ट नहीं, क्या बोल रहे हैं, ज़ैंथोप्रोटिक टेस्ट। थर्ड क्या है, थर्ड हमारा जो है मिलोन्स टेस्ट। मिलोन्स टेस्ट केवल और केवल जिस अमीनो एसिड में फेनोलिक OH है उसके लिए करेंगे, जैसे क्या है, टायरोसिन के लिए। और फोर्थ क्या है, सकागुची टेस्ट, जिसमें क्या है हमारा गुआनिडियम ग्रुप रहेगा, उसी के लिए पर्टिकुलर हम लोग टेस्ट करेंगे सकागुची टेस्ट, जिसमें क्या है, अर्जिनिन, जैसे अर्जिनिन अमीनो एसिड में क्या है, गुआनिडियम मोइटी है, उसके लिए हम लोग सकागुची टेस्ट करेंगे। क्या चाहिए, अल्फा नेप्थॉल, NaOBr, और उसके लिए एक रेड कॉम्प्लेक्स बनेगा। तो ये हमारा क्या हो गया ना, क्वालिटेटिव एनालिसिस फॉर अमीनो एसिड। ठीक है।